नमस्कार, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मोनिका में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के हमारे 11th चैप्टर के बारे में, जिसका टाइटल है विद्रोही और राज। अब जो है CBSE ने इस चैप्टर का भी नाम चेंज कर दिया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1857, लेकिन अंदर का कंटेंट जो है उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है, सिर्फ नाम चेंज किया है CBSE ने। इसका अंदर का जो हमारा कंटेंट है वो सेम है। 1857 का आंदोलन, 1857 का जो भी आंदोलन हुआ था, जो भी क्रांति हुई थी, उसके बारे में इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं। देखिए, हमें पता है कि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर आए तो थे वो यहाँ पर व्यापार करने के उद्देश्य से, लेकिन धीरे धीरे वो यहीं बस गए और उन्होंने जो भारतीयों को अपना गुलाम बना लिया था, इनके ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे जब लोग उनके अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो लोग उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो लोगों ने उनके खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया कि भाई अब बहुत हो गया, अब हम जो है इन ब्रिटिशर्स की जो सत्ता है इसको स्वीकार नहीं करेंगे, अब इनको जो है देश से बाहर निकालना पड़ेगा। तो बहुत सारे आंदोलन हुए। 1947 में हमारा देश जो है आज़ाद हुआ। बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी थे, उन्होंने अपना बलिदान दिया इसके पीछे। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर थे, मंगल पांडे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी। बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया देश की आज़ादी के लड़ाई के लिए। लेकिन इसकी शुरुआत जो मानी जाती है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसे कहा जाता है, वो हमारा है 1857 का आंदोलन। यहीं से जो है क्रांति की शुरुआत जो है हो गई थी। लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी। तो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से जो 1857 का आंदोलन था उसकी शुरुआत हुई। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। 10 मई 1857 के दोपहर बाद मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। देखिए, 10 मई 1857 की ये घटना है। दोपहर के बाद का समय था। मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। वहाँ जो छावनी थी, छावनी बैरक जहाँ पर सिपाही रहते हैं, उन सिपाहियों ने जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। हलचल की शुरुआत तो हुई थी भारतीय सैनिकों की पैदल सेना से। कुछ पैदल सेना आई, कुछ सिपाही आए, उन लोगों ने जो है वहाँ विद्रोह करना शुरू किया। लेकिन जल्द ही ये क्या हुआ कि जो घुड़सवार फौज थी और फिर जो है शहर तक, पूरे शहर तक ये फैल गई कि पहले जो है थोड़े से पैदल सिपाही आए, उन्होंने जो है वहाँ पर आवाज़ उठाई, विद्रोह करना शुरू किया। फिर घुड़सवार सेना आ गई। तो इस तरह धीरे धीरे जो है ये क्रांति, ये जो विद्रोह था, ये पूरे शहर में फैलने लगा। शहर के आसपास के देहात के लोग सिपाहियों के साथ जुड़ गए। अब जो है शुरुआत तो विद्रोह की करी थी सिपाहियों ने, लेकिन शहर के लोग और आसपास के देहात का मतलब होता है गांव। तो शहरों के लोग, गांव के लोग सभी जो है बाहर आ गए, सिपाहियों के साथ आ गए और वे भी जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ अपना विद्रोह जताने लगे। सिपाहियों ने शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। शस्त्रागार क्या होता है? देखिए, शस्त्रागार होता है जहाँ पर भी हथियार रखे जाते हैं, जहाँ पर भी ये अपने जो है अस्त्र शस्त्र, बंदूकें हैं और बारूद है, ये सारी चीज़ें जो है रखते हैं, उसको बोलते हैं शस्त्रागार। तो अंग्रेज़ों का जो भी शस्त्रागार थे उनके ऊपर उन सिपाहियों ने कब्जा कर लिया, आक्रमण कर दिया वहाँ पर जहाँ हथियार और गोला बारूद रखे हुए थे। बहुत सारे वहाँ पर हथियार रखे हुए थे, गोला बारूद रखे हुए थे। तो सिपाहियों ने वहाँ कब्जा कर लिया। इसके बाद उन्होंने गोरों पर निशाना साधा। देखिए, गोरे किसके लिए शब्द प्रयोग हुआ है? गोरे हुआ है अंग्रेज़ों के लिए, क्योंकि उनकी स्किन, ऐसा हम देखते हैं ना कि भाई अंग्रेज़ जो है वो स्किन, उनका जो कॉम्प्लेक्शन था वो बिल्कुल फेयर था, सफ़ेद उनका रंग होता था, तो गोरे उनको बोलते थे। तो उनके ऊपर अपना निशाना साधा उन सिपाहियों ने। उनके बंगले, साजो सामान को तहस नहस करना और जलाना फूकना शुरू कर दिया। देखिए, विद्रोह किस तरह से भड़का कि भाई पहले तो उनके जो शस्त्रागार हैं, उनके हथियार जहाँ रखे हैं वहाँ कब्जा किया, हथियारों को वहाँ से लूट लिया और हथियारों को लेकर उनके ही घरों के ऊपर जो है हमला बोलना शुरू कर दिया। उनके बंगलों को लूट लिया, उनके घरों को जो है, उनके जो रहने की जगह थी, उनके ऑफिस थे, उनको जलाना फूकना शुरू कर दिया विद्रोहियों ने। रिकॉर्ड दफ्तर, जेल डाकखाने, सरकारी खजाने जैसी सरकारी इमारतें लूट कर तबाह किए जाने लगी। देखिए, विद्रोहियों ने क्या किया? रिकॉर्ड दफ्तर का मतलब क्या है? जहाँ सारे रिकॉर्ड रखे जाते हैं। तो उनके जो जेलें थी, डाकखाने थे, सरकारी खजाना जहाँ रखा जाता था, ये सारी जगहों पर जो है विद्रोहियों ने हमला करना शुरू कर दिया, लूटपाट मचा दी।
शहर को दिल्ली से जोड़ने वाली टेलीग्राफ लाइन काट दी गई। अब जो है पहले क्या होता था कि टेलीफोन जो है, वैसे लैंडलाइन, आजकल तो मोबाइल चल रहे हैं, लेकिन पहले क्या था, लैंडलाइन जो चलते थे, तो उनकी जो है टेलीग्राफ की उन्होंने मेल भेजते थे। जैसे अब हम मेल भेजते हैं तो पहले टेलीग्राम भेजते थे। तो वे सारी इनकी लाइनें काट दी। अंधेरा परसते ही सिपाहियों का एक जत्था घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली की तरफ चल पड़ा। जैसे दोपहर की ये घटनाएं हैं सारी, लेकिन जैसे ही अंधेरा परसते मतलब अंधेरा हुआ तो क्या हुआ, एक जत्था मतलब एक टुकड़ी घोड़ों पर सवार होकर कहाँ चल पड़े, दिल्ली की तरफ। अब यह जत्था जो है 11 मई, वो घटना जो है वो 10 मई की थी सारी। अब अगले दिन 11 मई के तड़के, तड़के मतलब सुबह, लाल किले के फाटक पर पहुंचा। लाल किले में कौन था? लाल किले में था बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिसका जो है, जो मुग़ल शासक उस समय पर भारत में जिसका राज था, तो वो वहाँ था। रमज़ान का महीना था। रमज़ान का महीना जहाँ, जब ये जो मुस्लिम है जो रोज़े रखते हैं, वो महीना चल रहा था उस समय। मुग़ल सम्राट बहादुर शाह नमाज पढ़कर और सहरी, देखिए वो सुबह सुबह जब वहाँ पहुँचे तो जो मुग़ल बादशाह था उसने जो है नमाज पढ़ी थी। और सहरी, सहरी का मतलब क्या है, रोज़े के दिनों में सूरज उगने से पहले का भोजन, ये जो खाते हैं उसको बोलते हैं सहरी। तो वो बस नमाज पढ़कर और अपना खाना खाकर उठा ही था कि उसे जो है फाटक पर हल्ला सुनाई दिया। मतलब बाहर से जोर जोर की आवाज़ें सुनी। जो मुग़ल बादशाह था उसने, बाहर खड़े सिपाहियों ने जानकारी दी कि हम मेरठ के सभी अंग्रेज पुरुषों को मार कर आए हैं, क्योंकि वह हमें गाय और सुअर की चर्बी में लिपटे कारतूस दांतों से खींचने के लिए मजबूर कर रहे थे। देखिए ये जो है गाय और सुअर की चर्बी से जो है लिपटे कारतूस, ये था हमारा जो 1857 की क्रांति के पीछे का कारण। इसको लेकर ही ये सारा विद्रोह हुआ था। अब जो सिपाही वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने बादशाह को बताया कि भाई हमने तो कल जो है मेरठ में इस तरह से जो है विद्रोह कर दिया, बहुत सारे जो अंग्रेज पुरुष थे उनको जो है मार दिया, लूटपाट जो है मचाई वहाँ पर। क्यों? क्योंकि वो हमें जो है मजबूर कर रहे हैं, सैनिकों को, जो सिपाही हैं वो उनको ऐसी कारतूस जो है, ऐसी जो है गोला बारूद जो वो यूज़ करते थे, भाई ऐसी चीज़ों का प्रयोग करने के लिए हमें मजबूर कर रहे हैं, जिसको मुंह से छील कर जो है उसका जो पार्ट था आगे का उसको खोलना पड़ता था, तब जो है उसको प्रयोग करना होता था। तो अब हम उसको मुंह में डालेंगे तो उसमें क्या है, गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है। और ये बात क्या थी, ये हिंदुस्तानियों के लिए बात थी, उनके धर्म के ऊपर आ गई कि भाई हम जो है गाय और सूअर की चर्बी को मुंह में नहीं डाल सकते। तो यहीं से सारा विद्रोह जो ये आंदोलन था ये शुरू हुआ था। इससे हिंदू और मुसलमान सबका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। देखिए हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उन्होंने कहा सिपाहियों ने कि भाई हिंदू और मुस्लिम सबका धर्म इससे भ्रष्ट हो जाएगा। अब तक सिपाहियों का एक और जत्था दिल्ली में दाखिल हो चुका था। एक और जत्था मतलब एक और टुकड़ी, वहाँ पर कुछ और सिपाही वहाँ पर आ गए और शहर के आम लोग उनके साथ जुड़ने लगे। अब और ज़्यादा मात्रा में सिपाही वहाँ आए। उन्होंने कहा भाई हम अंग्रेज़ों के खिलाफ़ जो विद्रोह कर रहे हैं। तो दिल्ली शहर के जो लोग थे, जो निवासी थे, वो भी उन सिपाहियों के साथ मिल गए कि भाई ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं, विद्रोह करेंगे इनके खिलाफ़। और बहुत सारे यूरोपियन लोग मारे गए। यूरोपियन का मतलब क्या है, ब्रिटिशर्स। क्योंकि जो हमारा यूके है, ब्रिटेन है, वो कौन से महाद्वीप में है, यूरोप में महाद्वीप में है, तो उनको बोला जाता था यूरोपियन। दिल्ली के अमीर लोगों पर भी हमले और लूटपाट हुई। अब देखिए सिर्फ अंग्रेज़ों पर ही इन लोगों ने हमले नहीं किए, इन लोगों ने जो दिल्ली में रहने वाले अमीर लोग थे उनके ऊपर भी हमले किए। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेज़ों का साथ देते थे, वो अमीर लोग। दिल्ली अब जो है अंग्रेज़ों के नियंत्रण से बाहर जा चुकी थी। मतलब इन्होंने इस तरह से यहाँ पर विद्रोह किया, इतनी लूटपाट मचा दी कि ऐसा लग रहा था कि भाई अब जो है दिल्ली अंग्रेज़ों के नियंत्रण में नहीं है, वो उनके नियंत्रण से बाहर जा चुकी है। सिपाहियों ने यहाँ पर जो है कब्जा कर लिया है। कुछ सिपाही लाल किले में दाखिल होने के लिए दरबार के शिष्टाचार का पालन के बिना बेधड़क किले में घुस गए। अब देखिए बादशाह वहाँ रहता है लाल किले में, तो वहाँ के कुछ शिष्टाचार हैं, कुछ नियम हैं, तभी तो ये होगा ना कि भाई ऐसे थोड़ा है कि भाई बादशाह के दरबार में कोई भी घुस जाएगा। कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। लेकिन वो जो सिपाही थे वो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने किसी भी नियम का पालन नहीं किया और वो जो है फाटक को तोड़कर सीधे जो है बादशाह के पास लाल किले में घुस गए।
अब उनकी मांग क्या थी, वो क्यों घुसे थे वहाँ पर? उनकी मांग थी कि बहादुर शाह उन्हें अपना आशीर्वाद दे। आशीर्वाद देने का मतलब ये है कि बहादुर शाह जो है मुग़ल बादशाह जो है वो अपना समर्थन दे इस विद्रोह को, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है लड़ने के लिए अपना समर्थन दे कि भाई हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम विद्रोह करो। सिपाहियों से घिरे बहादुर शाह जफ़र के पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अब देखो सिपाहियों ने उसको घेर लिया है, जगह जगह विद्रोह हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भाई दिल्ली पर अब अंग्रेज़ों का कब्जा नहीं रहा, वो उनके नियंत्रण से बात जा चुकी है। तो बादशाह के पास, उसके पास, बेचारे के पास अब कोई चारा नहीं था, उसको जो है हाँ करनी पड़ी सिपाहियों को कि भाई हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इस तरह विद्रोह ने एक वैधता हासिल कर ली थी। वैधता होता है कि भाई एक कानून, भाई हाँ राजा ने जब हमारा साथ दे दिया तो हम लोग सब जो कर रहे हैं वो ठीक है। क्योंकि अब मुग़ल बादशाह के नाम पर, अब ये आंदोलन जो चल रहा था वो किसके नाम पर चलना था? मुग़ल बादशाह के नाम पे कि भाई मुग़ल बादशाह ने अपनी इजाज़त दे दी है विद्रोह के लिए, अब जो आंदोलन है वो मुग़ल बादशाह के नाम पर चलेगा। नेक्स्ट है विद्रोह का ढर्रा। देखिए ढर्रा क्या होता है? कोई भी रास्ता, कोई भी मार्ग या कोई भी किसी काम को करने की क्या कार्य प्रणाली है, वो है कि भाई ये विद्रोह जो चला इसकी कार्य प्रणाली क्या थी, किस तरह से, किस मार्ग से, किस रास्ते से ये विद्रोह शुरू हुआ, सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुए। सिपाहियों ने किसी न किसी विशेष संकेत के साथ अपनी कार्यवाही शुरू की। देखिए सिपाही जो विद्रोह कर रहे थे तो उन्होंने अपने जो है कुछ संकेत बना लिए थे। कई जगह क्या होता था कि शाम के समय तोप का गोला दागा गया, तो कहीं बिगुल बजाकर विद्रोह को संकेत दिया गया। ये था कि भाई उन्होंने अपने जो है साइन बना लिए थे कि भाई हम वहाँ पर ऐसे तोप का गोला दागेंगे तो उस जगह पे आप विद्रोह कर देना, कहीं जो है बिगुल बजाया जाएगा तो आप उस एरिया में विद्रोह कर देना। तो इस तरह से उन्होंने अपने संकेत बना लिए थे। सबसे पहले उन्होंने शहर पर कब्जा किया और सरकारी खजाने को लूट के बाद उन्होंने जेल, सरकारी खजाने, टेलीग्राफ, तमाम सरकारी इमारतों पर हमला किया और सारे रिकॉर्ड वो जो है जलाते चले गए। सबसे पहले उन्होंने शहर पर कब्जा कर लिया, फिर जो है लूटपाट शुरू की। उनके जो भी ऑफिसेज थे, उनकी जो जेल थी, सरकारी खजाना जहाँ पर रखा था, हर जगह पे जो विद्रोही थे उन्होंने लूटपाट मचाई और सारे रिकॉर्ड जो थे उनके वो जला दिए। गोरों से संबंधित हर चीज़ और हर शख्स जो है हमले के निशाने पर था। मतलब यह है कि कोई भी गोरा जो है सामने आ गया, कोई भी अंग्रेज़ सामने आ गया या उसकी कोई उससे संबंधित कोई चीज़, चाहे उसका घर है, चाहे उसका ऑफिस है, कोई भी जगह है, वो विद्रोहियों का जो है हमले का निशाना होती थी कि भाई हमें इसको नष्ट करना ही है। हिंदू और मुसलमान तमाम लोगों को एकजुट होने और गोरों का सफाया करने के लिए हिंदी, उर्दू और फारसी में अपील जारी होने लगी। देखिए जो हिंदू और मुसलमान थे उस समय पर एक हो गए थे। उन्होंने कहा कि भाई हम जो है चाहे हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं, हमें क्या करना है, अंग्रेज़ों को किसी भी कीमत पर यहाँ से भगाना है। तो वो क्या कर रहे थे, वो उर्दू में, हिंदी में, फ़ारसी में, क्योंकि जो मुस्लिम लोग हैं वो उर्दू फ़ारसी अच्छे से जानते थे, तो हर लैंग्वेज में वो जो है अपील करने लगे, इस तरह की जो है बातें जो है अपनी समझाने लगे हर भाषा में, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है उस आंदोलन में शामिल हों। आम लोगों के लिए भी शामिल होने के साथ साथ हमलों का दायरा फैल गया। आम लोग भी जब इसमें शामिल हुए तो हमले का जो दायरा था वो फैल गया, क्योंकि सिर्फ सिपाही अब इसका जो है में नहीं थे, जो आम जनता थी वो भी इनके साथ आ गई थी। लखनऊ, कानपुर, बरेली जैसे बड़े शहरों में साहूकार और अमीर भी विद्रोह के गुस्से का शिकार बनने लगे थे। देखिए ये शुरुआत हुई थी मेरठ में, फिर जो है सिपाही पहुंचे दिल्ली में, उसके बाद चाहे वो लखनऊ है, कानपुर है, बरेली है, मतलब हर जगह पर जो है विद्रोहियों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। और उसका शिकार जो है गोरे होते थे और साहूकार और अमीर जो उन अंग्रेज़ों का, उन गोरों का साथ देते थे, उनको भी जो है विद्रोहियों ने अपने निशाने पर लिया। किसान इन लोगों को न केवल अपना उत्पीड़क बल्कि अंग्रेज़ों का पिट्ठू मानते थे। अब जो किसान थे वो क्या मानते थे कि भाई ये जो अमीर लोग हैं ना, ये हमारे लिए उत्पीड़क, उत्पीड़क का मतलब क्या है कि जो किसी के ऊपर अत्याचार करता है। भाई अमीर हैं, जमींदार हैं, चाहे जो भी हैं, वो किसी न किसी तरह से शोषण कर रहे थे किसानों का,
तो वो अंग्रेज़ों की भांति ही अपना दुश्मन मानते थे उन अमीरों को, और वो अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे। पिट्ठू का मतलब होता है कि जो किसी की हर बात मानता है, भाई उनका साथ देता है, चाहे वो गलत कर रहा है चाहे सही कर रहा है। तो वो कह रहे थे किसान के, भाई ये जो अमीर है ना, ये भी जो है अंग्रेज़ों के पिट्ठू है और हमारे लिए उत्पीड़क है। ज़्यादातर जगह अमीरों के घर बार लूट कर तबाह कर दिए गए। तो किसानों ने, विद्रोहियों ने, सिपाहियों ने क्या किया, इन अमीर लोगों के घरों में भी खूब लूटपाट मचाई और इनको भी तबाह कर दिया। सिपाहियों की कतारों में हुए इन छुटपुट विद्रोह का रूप ले लिया। शासन की सत्ता और सोपानों की सरेआम अवहेलना होने लगी। अब देखिए जो सिपाहियों की कतारें, मतलब सिपाहियों की पूरी लाइन की लाइन आने लगी। छोटे छोटे जो भी छोटे जो लेवल से इन्होंने अपना विद्रोह शुरू किया और बड़ा विद्रोह ये एक बन गया था। एक छोटे लेवल से एक बड़े लेवल पे आ गया था। अब जो सत्ता थी, जो अंग्रेज़ों का शासन की सत्ता थी, उनकी जो है सरेआम अवहेलना होने लगी, मतलब लोग उनका विरोध करने लगे थे। मई जून के महीने में अंग्रेज़ों के पास विद्रोहियों की कार्यवाही का कोई जवाब नहीं था। देखिए 2 महीने जो चले, 10 मई से शुरुआत हुई थी आंदोलन की, और मई और पूरा जून का महीना निकल गया, तो अंग्रेज़ों के पास जो है, अंग्रेज़ों के काबू में नहीं आ रहे थे ये लोग, ये विद्रोही इतने गुस्से में थे कि उनकी कार्यवाही का कोई जवाब नहीं था उन अंग्रेज़ों के पास। अंग्रेज़ तो क्या कोशिश कर रहे थे, भाई किसी न किसी तरह अपनी जान बचाएं। अंग्रेज़ अपनी ज़िंदगी और घर बार बचाने में फंसे हुए थे। मतलब उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि भाई वो अपनी जान बचाकर कैसे भागे यहाँ से। एक ब्रिटिश अफसर ने लिखा कि ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर गया। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर प्रिंटिंग में। वो क्या कह रहा है ब्रिटिश जो शासक है कि भाई मुझे ऐसा लग रहा था इस सारी घटना को देखकर कि जो ब्रिटिश शासन जो था भारत में, वो ताश के किले की तरह। ताश के किले का मतलब क्या है, देखिए ताश कार्ड्स जो खेलते हैं आपने देखे होंगे, उनसे जब कई बार मान लो खेलते खेलते जैसे ताश का एक घर बना लेते हैं, और ज़रा सा भी अगर आप उसको टच करोगे तो एक ताश को गिराते क्या है, सारे ताश जो है गिर जाएंगे। वो घर जो है, वो महल जो हमने बनाया है वो नष्ट हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो इसी तरह से जो ब्रिटिश सत्ता थी वो ऐसे लग रही थी कि भाई एक ताश के किले की तरह थी और वो बिखर चुकी है। अब कुछ एरिया जो है मैप में दिखाए गए हैं जहाँ पर आंदोलन शुरू हुआ। देखिए मेरठ हमने देखा था, मेरठ यहाँ उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से ये शुरुआत हुई थी। उसके बाद जो है अलीगढ़, मथुरा, कानपुर, लखनऊ, बहुत सारी जगह थी जहाँ पर यह विद्रोह फैला। तो ये सारी जो है जगह आप देख लेना एक बार मैप में। अब आता है संचार के माध्यम। संचार के माध्यम का मतलब क्या है कि भाई किस तरह से अपनी बात जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा रहे थे वो सिपाही। अलग अलग स्थानों पर विद्रोह के ढर्रे में समानता की वजह आंशिक रूप से उनकी योजना व समन्वय में निहित थी। अब देखिए जगहें तो अलग अलग थी, लेकिन सभी लोग क्या कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे कि भाई एक साथ एक जैसी कार्यवाहियाँ कर रहे थे, एक तरीके से वो विद्रोह कर रहे थे। इसका मतलब क्या है कि वो सारे काम किस तरीके से कर रहे थे, एक प्लानिंग के तहत कर रहे थे, एक योजना के, उसमें समन्वय था। समन्वय होता है कोऑर्डिनेशन, मतलब वही आपस में बातचीत करके वो इस तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ वो जो विद्रोही थे वो अपना काम कर रहे थे। इसमें कोई शक नहीं कि विभिन्न छावनियों के सिपाहियों के बीच अच्छा खासा संचार बना हुआ था। अब क्या कह रहे हैं कि भाई ऐसे ही नहीं है कि सिपाही कोई कहीं से जो है विद्रोह कर रहा है, कोई कहीं से, उनके बीच जो है बातचीत का जो संचार का माध्यम था वो अच्छा था। एक दूसरे तक वो बात जो है अपनी पहुंचा पा रहे थे कि किस तरह से हमें इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। जब 7वीं अवध रेगुलर कैवलरी ने मई की शुरुआत में नए कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, तो 48 इन्फेंट्री को लिखा कि हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए फैसला लिया है और 48 इन्फेंट्री का इंतजार कर रहे हैं। देखिए अवध कहाँ है, अवध भी उत्तर प्रदेश में है। इर्रेगुलर कैवलरी का मतलब क्या है, इर्रेगुलर कैवलरी का मतलब है, इर्रेगुलर मतलब अनियमित, कुछ भी नियमित नहीं होता उसमें, और कैवलरी होती है हमारी घुड़सवार सेना। तो ये एक इस तरह की सेना होती है जब कोई व्यक्ति जो है अपने स्वयं के जो है पैसे से या फिर स्वयं के संसाधनों से ये घुड़सवार सेना जो है रखते हैं। तो ये थी एक इर्रेगुलर कैवलरी।
अब इसने शुरुआत की, यहीं से शुरुआत हुई थी जब उन लोगों ने जो है वो कारतूस थे उनको मुंह से छीलने से इनकार कर दिया था, क्योंकि भाई उनको पता, उनको जो है ऐसी सुनने में आया था ऐसी बात कि भाई ये जो है गाय और सूअर की चर्बी इसमें मिली हुई है, इससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो जो उनकी एक और छावनी थी 48 इन्फेंट्री, उसको उन्होंने लिखा कि भाई हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए इनको जो है इनके कारतूसों को मुंह से छिलने से मना कर दिया है, हमने विद्रोह कर दिया, और अब हम ये इंतज़ार कर रहे हैं कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं, कि भाई आप भी क्या हमारा साथ देने के लिए तैयार हो इस विद्रोह में। सिपाही या उनके संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे थे। लोग अब बगावत के मंसूबे कर रहे थे और उसी बारे में बात कर रहे थे। देखिए उस समय पर क्या हो गया था कि सब लोगों में देशभक्ति की भावना इतनी जाग गई थी, सभी सिपाहियों में, चाहे वो सिपाही हो या फिर आम जनता हो, शहर के गांव के लोग, सभी लोग जो है इस तरह की बातें कर रहे थे कि भाई हमें जो है विद्रोह करना है, आंदोलन करना है, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। सब लोग जो है बगावत कर रहे थे अंग्रेज़ों के साथ, और सब यही बातें कर रहे थे कि किस तरह से हमें इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हेयरसे की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सिपाहियों पर था। जहां कैप्टन हेयरसे तैनात था वहां 41 नेटिव इन्फेंट्री भी तैनात थी। देखिए ये क्या है कि भाई जो मिलिट्री पुलिस थी अवध की, वहाँ पर जो उसका जो कैप्टन था हेयरसे, वो अंग्रेज़ था। अब उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको दे रखी थी? भारतीय सिपाहियों को, कि भाई आपको इसकी जो है वो रक्षा करनी है, इसको जो है इन विद्रोहियों से बचाना है। लेकिन वो जहाँ तैनात था वहाँ पर 41 नेटिव इन्फेंट्री, देखिए 41, 48 ये इनके क्या है, बटालियंस के जो है नंबर्स हैं। नेटिव इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना, जो है ये कोई घुड़सवार सेना नहीं है, ये पैदल सेना के लिए शब्द जो है प्रयोग में किया गया है, आर्मी जिसे हम कहते हैं। तो उसका जिम्मा था कि भाई हेयरसे की तुम्हें रक्षा करनी है। अब इन्फेंट्री ने दलील दी थी, क्योंकि वे अपने तमाम गोरे अफसरों को ख़त्म कर चुके थे, इसलिए अवध मिलिट्री का फ़र्ज बनता था कि वे या तो हेयरसे को मौत की नींद सुला दें या उसे गिरफ्तार करके 41 इन्फेंट्री के हवाले कर दें। अब जो दूसरी जो इन्फेंट्री थी, दूसरी जो सेना थी, जो विद्रोही थे, उन्होंने क्या कहा, जिसके ऊपर उनका जिम्मा था सुरक्षा का, कि भाई या तो हम जो है बहुत सारे जो अंग्रेज जो अधिकारी हैं हम उनको जो है ख़त्म कर चुके हैं, अब तुम लोग या तो इस हेयरसे को हमारे जो है कब्जे में दे दो या फिर इसको जो है खुद ही मार दो। लेकिन जो मिलिट्री पुलिस थी उसने क्या किया, दोनों ही दलीलें खारिज कर दी, मतलब दोनों में से कोई भी बात नहीं मानी। वो कहते हैं कि भाई ना तो हम इसको मारेंगे और ना ही हम आपको इसको सौंप देंगे। अब ये तय हुआ कि इस मामले को हल करने के लिए हर रेजिमेंट के अफसरों की पंचायत बुलाई जाए। अब जो सेना के अधिकारी थे उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अगर आप हमारी बात नहीं मान रहे हो तो हम क्या करेंगे, हम पंचायत बुलाएंगे। इस विद्रोह के शुरुआती इतिहासकारों में लिखा है कि यह पंचायत रात को कानपुर सिपाही लाइनों में जुटती थी। देखिए जो सिपाही लाइनें थी कानपुर की, अब इतिहासकार जो भी इतिहासकारों ने लिखा है उससे हमें पता लगा कि ये पंचायतें कहाँ होती थी, कानपुर में। रात को जो सिपाही लाइनें मतलब जहाँ वे सिपाही रात को रहते थे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हाँ सब लोग सामूहिक रूप से मिलकर फैसले ले रहे हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ, क्योंकि सिपाही लाइन में रहते थे और सभी की जीवन शैली एक जैसी थी और उसमें बहुत सारे प्राय एक ही जाति के होते थे। अब ये सारे लोग एकजुट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वे एक लाइन में रह रहे हैं, एक जगह पे रह रहे हैं, और वे सारे जो है एक जैसे ही हैं। क्यों? एक ही जाति से वे संबंधित होते हैं, एक ही धर्म के हैं, तो उनको जो है इजीली कन्विंस किया जा सकता है अंग्रेज़ों के खिलाफ भड़काने में। तो इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि वे अपने भविष्य के बारे में फ़ैसला ले रहे होंगे। तो इससे हमें पता लगता है कि अगर वो मिल रहे हैं, वहाँ पंचायतें कर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, तो इस तरह के फ़ैसले ले रहे होंगे कि भाई हाँ हमें जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने विद्रोह को आगे लेके जाना है। नेता और अनुयायी, देखिए कोई भी विद्रोह हो रहा है वो किसी न कोई उसका हेड जरूर होता है, कोई ना कोई उसका जो है नेता जरूर होता है। क्योंकि ये नहीं है कि इधर के सिपाही, एक जगह के 10 सिपाही हैं वो यहाँ विद्रोह कर रहे हैं, फिर 10 वहाँ हैं वो कर रहे हैं, नहीं, वो उनको जो है उनके ऊपर
कोई ना कोई जो होता है, जो नियंत्रण रखता है, उनका एक नेता जरूर होता है। तो उनके नेता और उनके अनुयायी, अनुयायी मतलब उनकी बातों को मानने वाले, उनके बारे में हम देखते हैं। अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए नेतृत्व और संगठन जरूरी था। क्यों? क्योंकि अब हमें जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, तो हमें एक जो है सशक्त, एक सुदृढ़ जो है नेतृत्व की आवश्यकता थी, जो उनके खिलाफ बोल सके, आवाज़ उठा सके। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विद्रोहियों ने कई बार ऐसे लोगों की शरण ली जो अंग्रेजों से पहले नेताओं की भूमिका निभाते थे। अब जो है जो विद्रोही थे, उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को चुना जो पहले जो है अंग्रेजों से पहले जो है वो विद्रोहियों नेताओं की भूमिका निभा चुके हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं, मेरठ के सिपाहियों ने सबसे पहले जो काम किया उसमें यह था कि वे फ़ौरन दिल्ली गए और बूढ़े हो चुके मुग़ल बादशाह के विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार करने की दरख्वास्त की। तो उन्होंने किस तरह से अपने नेता चुने कि जैसे हमने देखा मेरठ में कि सबसे पहले जो विद्रोही थे, पहले दिन 10 मई को उन्होंने विद्रोह किया और 11 मई को पहुंच गए वो बादशाह के पास। क्यों? बादशाह जो है वो पहले भाई एक शासक है, पहले से ही उसमें नेतृत्व के गुण है, क्योंकि वो इतने बड़े साम्राज्य का जो है अगर राजा है, शासक है, तो इस तरह की स्वाभाविक रूप से उसमें गुण मिलेंगे। तो उन्होंने जो है मुग़ल बादशाह को अपनी दरख्वास्त की, उससे जो है रिक्वेस्ट की कि आप हमारे नेता बन जाइए। और इस निवेदन पर सहमति हासिल करने में वक्त भी लगा। देखिए, ऐसा नहीं था कि ये गए विद्रोही वहाँ पर और जो है बहादुर शाह थे वो मान गए। उसको कुछ टाइम लगा, लेकिन जब उसको लगा कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, सिपाही जो है ये विद्रोही है, ये मानने वाले नहीं है, और इन्होंने तो जो है बहुत बड़े लेवल पर अपना जो है आंदोलन शुरू कर दिया है, तब वो बादशाह जो है मान भी गए थे उनकी बात। लेकिन बादशाह इस खबर से बेचैन भी दिखाई दिए। देखिए, जो भी विद्रोह हो रहा था इससे परेशान भी थे बादशाह के नाम मात्र का नेता बनने की जिम्मेदारी भी तब स्वीकार की जब कुछ सिपाही शिष्टाचार की अवहेलना करते हुए जबरन लाल किले में घुसे और उसके पास कोई चारा नहीं था। देखिए, बादशाह जो है वो अंदर से अपना इतना इच्छुक नहीं था उनका नेता बनने का, लेकिन जब उसको लगा कि सिपाहियों ने उसको घेर लिया है, अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा, तो वो नाम मात्र का नेता उनका बन गया था। मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल दिल से वो नहीं चाहता था कि भाई मैं नेतागिरी करूं, मैं इनके साथ आऊं, इनके विद्रोह में शामिल हूं, लेकिन उसकी मजबूरी थी, उसको आना पड़ा। लेकिन बाद में क्या हुआ था, 1857 में जब वो उनका नेता बना, तो अंग्रेज़ों ने जो बहादुर शाह जफ़र थे उनको बंदी बना लिया था और म्यांमार भेज दिया था, उनके पूरे परिवार को भी, और वहीं पर जो है उसको जेल में डाल दिया था जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। अन्य स्थानों पर ही सही छोटे पैमाने पर इस तरह के दृश्य घट चुके थे। अब अलग अलग जगह पर जो है अलग अलग लोगों को नेता बनाया गया, तो बहुत सारे हमें देखने को मिले कि भाई किस जगह पर किस व्यक्ति को उन्होंने अपना नेता चुना। कानपुर में सिपाहियों और शहर के लोगों ने पेशवा बाजीराव नाना साहेब के सामने बगावत के सिवा और कोई विकल्प नहीं छोड़ा था। अब कानपुर में इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नाना साहेब ने। उन्होंने जो है विद्रोही थे, उनके सामने जो है कोई विकल्प नहीं छोड़ा, मतलब कोई और रास्ता नहीं छोड़ा था, उनको मजबूर कर दिया था कि भाई आपको जो है इस आंदोलन का नेतृत्व कानपुर में करना पड़ेगा। झांसी की रानी को आम जनता के दबाव में आकर बगावत का नेतृत्व संभालना पड़ा। देखिए, झांसी की रानी बहुत ही एक शक्तिशाली महिला थी। झांसी की रानी, उनका राजा गंगाधर राव जो थे उनके साथ विवाह हुआ था, लेकिन उनके साम्राज्य, उनके राज्य को, झांसी को भी अंग्रेज़ों ने हड़प लिया था। लैप्स की नीति, हड़प की जो नीति थी, उन्होंने कहा था, हड़प की नीति क्या थी जो लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी कि भाई अगर किसी राज्य में किसी शासक का जो है पैतृक अगर जो है वंशज नहीं है, उसका उत्तराधिकारी नहीं है, उसका जो सगा बेटा अगर कोई नहीं है अधिकारी, उसका उत्तराधिकारी बनने लायक, तो वो क्या करते थे, उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते थे, अपने अधीन कर लेते थे। तो इसी तरह झांसी को भी उन लोगों ने जो है, झांसी का अपना उनका पुत्र ना होने की वजह से झांसी को भी मिला लिया था ब्रिटिश साम्राज्य में। तो वो झांसी भी जो रानी थी लक्ष्मीबाई, उसके ऊपर भी जनता ने दबाव बनाया कि भाई इस तरह से अंग्रेज़ों ने हमारे राज्य को हड़प लिया है, तो आप भी इनके खिलाफ जो है आंदोलन करो। और उनको जो है, झांसी की रानी को भी इस तरह के आंदोलन में शामिल होना पड़ा। अब ऐसी स्थिति कहाँ आई? बिहार में आरक के स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह की।
भाई बिहार में अब आंदोलन का नेतृत्व किसने संभाला? कुंवर सिंह ने। अवध में किसने संभाला? नवाब वाजिद अली शाह जैसे लोकप्रिय शासक को सत्ता से हटा दिए जाने और उनके राज्य पर कब्जा कर लेने की यादें लोगों के जहन में अभी भी ताज़ा हैं। तो अवध के नवाब थे नवाब वाजिद अली शाह, उनको भी जो है अपने सत्ता से हटा दिया था। ये कह दिया था भाई कि जो है ये वाजिद अली शाह है, ये लोग इनको पसंद नहीं करते, ये लोकप्रिय नेता नहीं है। ये कहकर जो ब्रिटिश थे उन्होंने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया था, सहायक संधि उनके ऊपर थोप दी थी। लखनऊ में ब्रिटिश राज के जाने की खबर पर लोगों ने नवाब के युवा बेटे ब्रिटिश के कद्र को अपना नेता घोषित कर दिया। अब ऐसा ही लखनऊ में हुआ जब लोगों को पता लगा कि भाई इस तरह से सारे भारत में जो है आंदोलन शुरू हो गया है, पूरे उत्तर भारत में, तो ब्रिटिश राज अब जाने वाला है, अब ये अंग्रेज जो है यहाँ से भागने वाले हैं। तो जो लखनऊ में किसको अपना नेता बनाया क्रांतिकारियों ने? ब्रिटिश कद्र को। तो अलग अलग जगह पर हमने देखा कि अलग अलग नेता बने जिन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। सभी जगह पर नेता दरबारों से जुड़े व्यक्ति रानियां, राजा, नवाब, तालुकदार नहीं थे। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जो भी उस किसी भी राज्य का जो नेता है वो वहाँ का कोई या तो कोई मेन पर्सन जैसे कोई राजा है या कोई रानी है, नवाब है, तालुकदार। तालुकदार का मतलब क्या होता है? देखिए, तालुका का मतलब होता है जिला और दार का मतलब होता है स्वामी। कोई एक जिला है, उसका कोई एक स्वामी है जिसके अंडर वो पूरा जिला आता है, तो उसको बोलते थे तालुकदार। अक्सर विद्रोह का संदेश पुरुषों एवं महिलाओं के जरिए कुछ स्थानों पर धार्मिक लोगों के जरिए भी फैल रहा था। अब जो ये विद्रोह हो रहा था ये पुरुषों में भी, महिलाओं में भी, और बहुत सारे जो धार्मिक लोग थे जो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे थे, उनके जरिए भी जो धीरे धीरे ये है पूरे उत्तर भारत में ये विद्रोह फैल गया था। मेरठ से इस आश्चर्य की खबरें आ रही थी कि वहाँ हाथी पर सवार एक फ़कीर को देखा गया है जिससे सिपाही बार बार मिलने जाते थे। अब देखिए, मेरठ से मैं जो है एक अफवाह आई कि भाई, खबर आई कि भाई ऐसे ऐसे कोई जो फ़कीर है, मतलब कोई धार्मिक कोई व्यक्ति है, वो हाथी पर सवार है, वो जो है विद्रोह के लिए लोगों को जो है जागरूक कर रहा है और सिपाही बार बार उससे मिलने के लिए जा रहे हैं। लखनऊ में अवैध कब्जे के बहुत सारे धार्मिक नेता स्वयंभू पैगंबर प्रचारक ब्रिटिश राज को नेस्तानबूद करने का अलख जगा रहे थे। अब देखिए, लखनऊ में जो अवैध कब्जे कर रखे थे अंग्रेज़ों ने, तो यहाँ के भी जो नेता है वो चाहते थे कि भाई अब जब जो है हम इस ब्रिटिश राज को नेस्तानबूद मतलब यहाँ से इसको ख़त्म कर दें। अन्य स्थानों पर किसानों, जमींदारों, आदिवासियों को विद्रोह के लिए उकसाते हुए स्थानीय नेता सामने आ चुके थे। अब जरूरी नहीं है कि जो नेता थे वो जो है या तो कोई राजा था या कोई तालुका का जो स्वामी था या फिर कोई नवाब था। स्थानीय नेता भी थे जो थोड़े से एक्टिव लोग होते हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, छोटी जगह पर। वे लोग भी, चाहे वो किसान हो, जमींदार हो या फिर आदिवासी हो, सब लोग जो है एक्टिव हो गए थे, सब लोग विद्रोह के लिए तैयार हो गए थे। श्यामल ने उत्तर भारत में बड़ौद परगना के गांव वालों को संगठित किया। देखिए, उत्तर भारत में जो बड़ौद परगना है वहाँ पर जो था श्यामल, वो श्यामल कौन था? वो जो है वहाँ के 84 गांव का जो है मुखिया था। तो उसने जो है अपने गांव वालों को जो है इस आंदोलन के लिए जो है संगठित किया। छोटा नागपुर क्षेत्र की अगर हम बात करें, छोटा नागपुर क्षेत्र का है झारखंड में। सिंहभूम के एक आदिवासी काश्तकार गोनू, काश्तकार क्या होता है? काश्तकार होता है खेतीहर किसान। तो वहाँ एक किसान था गोनू, उसने जो है अपने कोल आदिवासी, कोल क्या है? एक आदिवासियों की जाति है झारखंड में, छोटा नागपुर में। तो वहाँ पर उसने नेतृत्व संभाला, उन्होंने जो है सारे आदिवासियों को इस विद्रोह के लिए इकट्ठा किया। आई थिंक आपके आज के लिए इनफ है। इसके आगे का चैप्टर हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको नेक्स्ट वीडियो की मिलती रहे।